friends, welcome to APH classes. Myself Vishnu Baniwal. I am here again for a new video for you, and that this video belongs to history section. In this section we have started the chapter Nationalism in India. ये नेशनलिज्म इन इंडिया का एक नया वीडियो है और इस वीडियो के अंदर जो कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिल थाम के बैठिएगा, जुड़े रहिएगा लास्ट तक। ओके बेटा, तो बात ऐसे है, नेशनलिज्म इन इंडिया में से आपके फाइनल सीबीएसई एग्ज़ाम में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपने कवर करना है। और ये जो टॉपिक मैं अब करवाने जा रहा हूँ बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में, इसलिए पे योर अटेंशन। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आज के वीडियो के कंटेंट देखिए, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखिए भाई, स्कूल के अंदर, आस पड़ोस के अंदर जब झगड़ा होता है तो झगड़ा होने के बाद आप अकेले तो नहीं जाते, अपना ग्रुप लेकर जाते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी अलग अलग ग्रुप शामिल हुए थे अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए। ठीक है ना, तो उन सभी ग्रुप्स को हम पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम पढ़ने जा रहे हैं शहरों के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो किस प्रकार चला था, शहरों में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, कैसे लोग इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए थे, इस मूवमेंट में शामिल होने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, वो सब पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो भी एक्टिविटीज़ लोगों ने की, एकजुटता दिखाकर जो भी उन्होंने अपने कदम उठाए, उनका क्या प्रभाव पड़ा, अंग्रेजी सरकार हिली के नहीं, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। और लास्ट टॉपिक को इसकी होगी लिमिटेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स। ठीक है, टाउन्स के अंदर ये जो कोऑपरेशन मूवमेंट चला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसकी कुछ सीमाएं थी, कुछ कमियां रह गई। कौन सी थी कमियां, पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कोई किसी का सामना करने के लिए कोई जाता है तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप में शामिल होकर जाते हैं। उसी तरह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर भी अंग्रेजों सरकार का सामना करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स ने पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा जनवरी 1921 में। ठीक है ना, तो जो दिसंबर 1920 का कांग्रेस सेशन हुआ था नागपुर में, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने की मंजूरी जो है कांग्रेस के द्वारा और दूसरे लीडर के द्वारा मिल गई थी। तो महात्मा गांधी ने जनवरी 1921 में ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मकसद क्या था, स्वराज हासिल करना, अपना राज हासिल करना। ठीक है, और इसीलिए डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन सभी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। यानी कि अपना जिस तरह की, एक मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, वो जिस तरह की समस्या का सामना कर रहा था, उस समस्या से छुटकारा पाना ही उसके लिए स्वराज था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने सभी सोशल ग्रुप्स ने इनमें स्वराज का मीनिंग अलग अलग से निकालने की कोशिश की। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि शहरों के अंदर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट हुआ था। तो शहरों के अंदर इस मूवमेंट में सबसे पहले मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जो हमेशा आगे रहता है, मध्यम वर्ग। ठीक है, उसने शहर में स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हजारों स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस थी, उनमें जाना बंद कर दिया कि हम नहीं जाएंगे आपके स्कूलों में, हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है ना, आप अपने स्कूल अपने पास ही रखो, यानी हम गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कोऑपरेट कब करेंगे, जब हम उनके स्कूलों को यूज़ करेंगे पढ़ने के लिए। उन्होंने पढ़ने के लिए मना कर दिया, मतलब बच्चों की ऐश लग गई कुछ दिनों के लिए। उसके बाद हेडमास्टर और टीचर्स ने भी अपनी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। तो जब बच्चों ने स्कूल और कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया, तो भाई हेडमास्टर्स और टीचर्स वहाँ क्या करें, उन्होंने भी अपना देश प्रेम दिखाया और
अपनी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया कि हम आपके स्कूलों में नहीं पढ़ाने वाले, अपने अंग्रेज ले आओ इंग्लैंड से पढ़ाने के लिए, हम नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, लॉयर्स ने भी लीगल सर्विसेज को छोड़ दिया, यानी कि कोर्ट में अपनी सर्विस करना छोड़ दिया कि हम ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कोर्ट है उसमें अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, मींस नॉन कोऑपरेशन। नेक्स्ट है, काउंसिल इलेक्शंस जो होने वाले थे उनको बॉयकॉट किया गया कि हम इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मद्रास को छोड़कर। ठीक है, मद्रास के अंदर नॉन ब्राह्मण लोगों ने एक जस्टिस पार्टी बनाई थी और ये जस्टिस पार्टी इस काउंसिल इलेक्शन के अंदर शामिल होना चाहते थे। क्यों शामिल होना चाहते थे? क्योंकि कांग्रेस तो इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं रही थी, तो उसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। ठीक है, कि कांग्रेस के अंदर मोस्टली ब्राह्मणों का दबदबा था और ये एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। अब ब्राह्मणों के खिलाफ इन्हें विक्ट्री हासिल करने का मौका नजर आ रहा था। ठीक है, कि हम इस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही तो हमारी पार्टी होगी, तो ऑब्वियसली जीत हमारी होगी, इसलिए वो पावर गेन करने के लिए इस काउंसिल इलेक्शन में शामिल होना चाहते थे। इसके साथ साथ वो कहते थे कि अगर हम जीत कर काउंसिल के अंदर शामिल होते हैं, काउंसिल में बैठते हैं, तो हम अपने अधिकारों के लिए वहां पर मांग उठा सकते हैं। ये बात भी उनकी कुछ हद तक जायज थी। तो ये सब कुछ हुआ। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में टाउन पीपल ने जो ये स्टेप उठाए थे सारे, उनके क्या इफेक्ट पड़े, क्या उनके प्रभाव पड़े, वो पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इकोनॉमिक फ्रंट पर यानी कि आर्थिक स्तर पर इस मूवमेंट का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। कैसे था देखिए, क्यों था? फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड एंड लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड। ठीक है ना, कि फॉरेन गुड्स और जो शराब की दुकानें थी उनको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया और फॉरेन गुड्स को यूज़ करना बंद कर दिया। फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर, और जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया गया, बड़े बड़े ढेर डालकर गलियों में ढेरों कपड़े जो है वो जला दिए गए। फॉरेन क्लोथ्स का जो इंपोर्ट था वो 1921 और 22 के बीच में आधा हो गया। विदेशी कपड़ों का आयात, अब जब भाई कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, जो उनके पास है वही जला रहे हैं, तो फिर नए कौन खरीदेगा? इसलिए विदेशों से फॉरेन क्लोथ्स का इंपोर्ट जो था, आयात 1921 और 1922 के अंदर आधा हो गया। और ये इंपोर्ट जो 102 करोड़ का होता था वो घटकर 57 करोड़ रुपीस का हो गया, अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, कीमत की बात करें। तो उसके बाद जब फॉरेन क्लॉथ्स यूज़ नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या पहनेंगे? इंडियन क्लॉथ्स। तो इंडियन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बढ़ गया। उसके बाद मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जितने भी थे, जितने व्यापारी थे, उन्होंने क्या है, फॉरेन गुड्स के अंदर व्यापार और इसको फाइनेंस करने से मना कर दिया कि हम फॉरेन गुड्स को में ना ही तो ट्रेड करेंगे और ना ही इसको मनी अवेलेबल करवाएंगे इसके व्यापार के लिए। और लोगों ने क्या किया? इंडियन गुड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने कंप्लीट फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने की कोशिश की थी। अब लिमिटेशन पढ़ेंगे। हालांकि ये एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, लेकिन इसकी भी कुछ अपने लिमिट्स थी और कुछ कारणों के कारण ये मूवमेंट धीरे धीरे जो है वो स्लो डाउन हो गया। पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 इसका कारण तो ये था कि खादी क्लोथ जो था वो बहुत महंगा होता था मिल मेड कपड़े से। अब जो फॉरेन से आता था अंग्रेजी कपड़ा जो होता था मिलों में बनता था, और मिलों में आपको पता है प्रोडक्शन बड़े हाई लेवल पर होता है, इसलिए उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कम आता है और इसलिए उसकी कीमत कम रखी जाती है। लेकिन खादी क्लोथ जो है हाथ से बनाना होता है, बहुत टाइम लगता है, इसके लिए जो लेबरर्स हैं उनको कंप्लीट लेबर देने के लिए उसकी कीमत ऊपर ऊंची रखनी पड़ती है, जिसके कारण वो महंगा होता है। तो इसलिए क्योंकि खादी का कपड़ा जो है मिल मेड कपड़े से पहली बात तो ज़्यादा महंगा था, और जो गरीब लोग थे वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतने महंगे कपड़े को, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे मिल मेड क्लॉथ्स जो है दोबारा यूज़ करना शुरू कर दिया। और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का जो कंप्लीट बाइकआउट था, बहिष्कार था, वो बड़ा मुश्किल था। क्यों? कि उस समय इंडियन स्कूल और कॉलेजेस नहीं थे जिनको ब्रिटिश वन की जगह यूज़ किया जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। उसके बाद एक और लिमिट आ जाती है कि
ये जो नए इंडियन वंस इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे कॉलेज, स्कूल, कोर्ट, जो भी है, उनको बनने में टाइम लगने वाला था। ठीक है, इतनी जल्दबाजी में वो बन नहीं सकते थे, इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे, उन्होंने मन मार के, यानी कि अपनी इच्छा के खिलाफ स्कूल और कॉलेजेस फिर से ज्वाइन कर लिए, क्योंकि भाई शिक्षा का नुकसान तो नहीं किया जा सकता। अब जब इतना लॉकडाउन है, इतना कोरोना वायरस फैला हुआ है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ लें। ठीक है ना, सभी को अपने फ्यूचर की चिंता होती है, इसीलिए ये लोग भी इन स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जाने लगे, और जो लॉयर थे, जितने भी वकील थे, उन्होंने भी गवर्नमेंट कोर्ट्स को धीरे धीरे वापस ज्वाइन कर लिया और अपनी सर्विस प्रोवाइड करने लगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट टू लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों, जो भी नए दोस्त मेरे आज इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, एपीएच क्लासेस से जुड़े हैं, मेरे साथ आज कुछ वक्त बिताया है, वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करें, ताकि मुझे भी कुछ इनकरेजमेंट मिले और मैं भी आपके लिए और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल एपीएच क्लासेस से जुड़ने के लिए हार्टली थैंक्स।